अपनी जिंदगी से प्यार करो, अपनी जिंदगी से प्यार करो। माना है अंधेरा लेकिन सुबह का इंतजार करो। खुशी का समय भी आएगा एक दिन, बस तुम उस रब का एतबार करो। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इसी के साथ क्लास 12th हिस्ट्री लेसन नंबर 9, जिनका शीर्षक है शासक और इतिवृत्त। मुगल दरबार अर्थात मुगल वंश के जितने भी शासक थे और उनसे जुड़ी हुई जो भी किताबें हैं जिनसे उनके बारे में जानकारियां मिलती है। शासक का मतलब होता है राजा और इतिवृत्त का मतलब होता है वे किताबें जिससे उनके बारे में हमें जानकारियां मिलती है। जैसे आपने पढ़ा अकबर के बारे में हमें अकबरनामा से, बाबर से बाबरनामा, नहीं, इसी तरह से बहुत सारी किताबें हैं जिनसे मुगल वंशों के शासन के बारे में जानकारियां मिलती है। हम लोग इन सब के बारे में इस अध्याय में क्लियर करेंगे। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को आराम से देखते रहिए, एकदम ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ सही सही समझ में आ जाइए। चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। शीर्षक का क्या नाम है? शासक और इतिवृत्त। शासक माने समझ गए, शासक का मतलब क्या होता है? राजा, और इतिवृत्त का मतलब होता है पुस्तक। जैसे कोई भी वेद हैं, उपनिषद हैं, या कोई भी किसी के बारे में लिखा गया हो, वो कहलाता है इतिवृत्त। और जब उस किताब को पढ़ते हैं तो उस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे आपने पढ़ा होगा बाबरनामा, एक किताब जिसको बाबर ने खुद लिखा, उससे बाबर की जीवनी के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हुमायूं नामा, जिसको उसकी बहन गुलबदन ने लिखी थी, तो उससे हुमायूं के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह से अन्य किताबें हैं, जैसे अबुल फजल का लिखा हुआ है अकबरनामा, जिससे अकबर की जिंदगी के बारे में जानकारियां मिलती है। तो इसी किताब को कहते हैं हम लोग इतिवृत्त। अब इस अध्याय में हम इन दोनों बातों को पढ़ेंगे और मुगल दरबार के जो शासन थे, जो व्यवस्था थी, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। इनसे पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा चलते हैं बैकग्राउंड में, यानी पीछे की ओर चलते हैं। भारत पर मोहम्मद गौरी का शासन था। याद रखेंगे, भारत पर किसका शासन था? मोहम्मद गौरी का शासन। मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। यानी मोहम्मद गौरी भारत पर जब आक्रमण किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का राजा बना करके, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का राजा बना करके, और वो कहाँ चला गया? वापस अपने देश चला गया। अब उसके मृत्यु के पश्चात, अर्थात मोहम्मद गौरी का जब मृत्यु हुआ, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद यहाँ का राजा बना कौन? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र शासक बना। ध्यान रखिएगा, जब मोहम्मद गौरी मर गया, यानी उसकी मृत्यु हुई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्वतंत्र शासक बना और उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। याद रखेंगे, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान रखिएगा, जिसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। आपने कहानी क्या समझा कि भारत पर पहले किसका शासन? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का ये कौन था? गुलाम था। यानी भारत पर उसने आक्रमण किया, भारत को जीता, जीत करके और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का राजा बना करके और वापस लौट गया अपने देश। कौन? मोहम्मद गौरी। लेकिन जब मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो गया तो उनके मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र राजा बन गया, खुद अपना राजा बन गया। अब वो गुलाम नहीं रहा और 1206 ईस्वी में उसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के नाम से जानी जाती है। इसके बाद उसकी बेटी रजिया सुल्ताना, इल्तुतमिश, इसके जो वंशज हुए वो शासन किए। अब गुलाम वंश को हराकर खिलजी वंश की स्थापना हुई, जिसमें आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा। वह 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद उनको हरा करके तुगलक वंश की स्थापना हुई, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का आपने नाम सुना। तो ये 1320 से 1414 तक शासन किया। फिर सैयद वंश 14 से 14 से 14 से 51, और लास्ट लोदी वंश जो 14 से 51 से 1526, जिनके अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। ये दिल्ली सल्तनत, यानी 5 वंशों ने शासन किया। ये दिल्ली सल्तनत की बात, ये हमारे पाठ में नहीं है, लेकिन
पाठ को समझने के लिए ये जरूरी था। तो आपने क्या समझा, दिल्ली सल्तनत कब से कब, तो 1206 से 1290, सॉरी 1206 से 1526 तक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत जिनमें 5 राजवंशों ने शासन किया, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। लास्ट शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। क्लियर, इतना तो समझ गए। अब आगे हम लोग चलेंगे, थोड़ा चलते हैं हम लोग, मुगलों का इतिहास देखते हैं। देखिए हमारे भारत में मुगलों का शासन हुआ है, यानी मुगल जिसको आप बाबर कहते हैं, हुमायूं, अकबर, वो मुगल वंश थे। तो मुगलों का इतिहास के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए मुगल के माता जो थे वह मंगोली थे। मुगल के माता यानी बाबर की जो माँ थी वह मंगोल थी। किसकी, तो चंगेज खां की, मेरी चचेरी जो भी होगी वो बहन थी चंगेज खां, जो बहुत ही बड़ा हत्यारा, लाखों लोगों को अकेले मारने वाला व्यक्ति चंगेज खां, उसकी बहन कौन थी, बाबर की मां थी। उसकी बहन बाबर की मां। ऐसे दुनिया में मंगोलों को ना क्रूर और बर्बर जाति कहा जाता था। मंगोल को क्या कहा जाता था, क्रूर और बर्बर जाति, ठीक है। और बहुत ही ताकतवर जाति थी वो। इसीलिए ये बाबर जो है ना अपने आप को तय मतलब मंगोल कहने में तो शर्मिंदगी महसूस करते थे। माने दुनिया में उसको ना ऐसे समझाता था कि बहुत ही बर्बर जाति है या आक्रमणकारी है, ऐसा उसको माना जाता था। तो बाबर इस बात को पसंद नहीं करता था। उनकी मां थी बर्बर मंगोल, लेकिन वो अपने आप को मंगोल नहीं कहते थे। और उनके पिता जो थे वो तुर्क थे। देखिए मां मंगोल चंगेज खां की वंशज थी और पिता तुर्क थे, तुर्क, ठीक है ना। तो इसलिए ये बाबर जो था अपने आप को कहा कि हम तुर्की हैं, यानी तुर्क हैं हम, ना कि हम मंगोल हैं। बाद में उनको मंगोल के नाम से ही याद किया गया, जाना गया। इतिहास में उनको मंगोल के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन अपने आप को वो क्या कहते थे कि नहीं हम तुर्क हैं। क्यों, क्यों वो समझते थे कि मंगोल को ना दुनिया में क्या समझा जाता है, घृणा की दृष्टि से इनको घृणा समझता है। इसीलिए क्रूर और बर्बर ना हमको लोग समझे, इसलिए अपने आप को वो पिता के नाम पर डालते थे। लेकिन पिता के वंशज से वो प्रसिद्ध नहीं हुए, किसके नाम के प्रसिद्ध हुए, अपनी मां के वंशज से। क्योंकि बाद में अंग्रेजों ने 16वीं शताब्दी में उनका वर्णन करने के लिए उनका नाम रखा मंगोल, ठीक है ना। तो इसलिए उसका नाम हो गया मुगल, ठीक है। मंगोल के नाम पर ही उसका नाम रखा मुगल। तो आपने क्या समझा, पिता थे तुर्क, मां थी मंगोल, ठीक है ना। लेकिन मंगोल की बर्बरता के कारण वो अपने आप को तुर्क कहते थे। और ये बात सही भी है, वो तुर्क थे क्योंकि वो तुर्की भाषा बोलते थे। वो कौन भाषा बोलते थे, तुर्की। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी इतिहास को लिखने के लिए उनमें उसका नाम क्या दिया, मुगल रखा, ठीक है। चलिए, तो आपने समझ गया कि उसका नाम कैसे पड़ा मुगल, उनके वंशज कैसे कैसे थे। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है उनकी माँ किस जाति की थी, तब मंगोल जाति के, पिता किस जाति के थे, तुर्क जाति के, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। अब सोचना यह है कि आखिर भारत में वो आया क्यों, क्या कारण था, बाबर अर्थात मुगल हमारे भारत में क्यों आए, कैसे आए, इसके बारे में देखते हैं। सुनिएगा कहानी क्या कहता है। भारत आने से पहले मुगलों की थोड़ी सी कहानी देखिए। बाबर का जन्म हुआ था फरगना में। बाबर का जन्म कहां हुआ था, फरगना में। फरगना यानी मध्य एशिया। वहीं एक और शासक जाति थे उज्बेको, वहां एक और ताकतवर जाति थी उज्बेको, और वहीं इसका जन्म भी हुआ था। इनके पिता जो थे फरगना घाटी के शासक थे। बाबर के पिताजी फरगना घाटी के क्या थे, शासक थे, ठीक है ना उनका। और ये भी वहीं पर एक जाति थी उज्बेको, ये भी वहां शासक था। जैसे छोटा छोटा राज्य है, जैसे बिहार राज्य हो गया, मान लीजिए पश्चिम बंगाल राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, नहीं तो कोई बिहार का शासक होगा और कोई पश्चिम बंगाल का शासक होगा, नहीं। तो ये छोटे शासक थे कौन, बाबर के पिताजी फरगना घाटी के शासक थे। उज्बेको थोड़ा सा ताकतवर शासक था। तो उज्बेको को लगा कि ये जो बाबर है ना, बाबर यानी कि जो इनके पिताजी, बाबर के पिताजी हो ना हो, ये हमारा प्रतिद्वंदी होगा। आगे चल करके शक्ति बढ़ेगी तो हमारी जाति को क्या करेगा, ये हरा करके फरगना पर किसका शासन हो जाएगा, बाबर का हो जाएगा, मंगोल का शासन हो जाएगा। इसीलिए इसको सोचा कि इसकी ताकत बढ़े उससे पहले ही इसको भगा दो, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, ये उज्बेको ने इसको तंग किया बाबर को,
इनके पिताजी को, ये लोग यहाँ से बाबर जो मंगोल जाति थे वहां फरगना छोड़ करके और कहाँ चले गए, काबुल। क्लियर है। जन्म कहाँ था उनका, फरगना, मध्य एशिया, जो उज्बेकिस्तान जगह, देश का नाम क्या था, उज्बेकिस्तान, ठीक है। और वही एक जगह है फरगना, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और वहां के उज्बेको जाति के तंग करने से उनको भगा दिया गया था, इसलिए वह भाग करके कहां चले गए, काबुल चले गए। अब देखिए फरगना से कहां पहुंचे, काबुल। वहां शासन करने लगे, वहां गए क्योंकि राजा थे, वहां धीरे धीरे शासन करने लगे। लेकिन इसके अपने जो आदमी थे, किसके, बाबर यानी मुगलों के जो आदमी थे, उनको अन्य प्रकार के साधन की कमी होने लगी। तो उस साधन की तलाश के लिए, साथ ही साथ उस समय भारत के बारे में वो सुन चुका था बाबर। तो बाबर भारत आने का फैसला किया, उसने भारत आने का फैसला किया। और बाबर जो है अपनी शक्ति को संगठित किया और उन्होंने कई बार भारत पर आक्रमण किया, जो आगे हम लोग देखेंगे। और अंततः कई बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन अंततः वह 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत यानी लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना किया। ठीक है, बाबर कहां था अभी, काबुल में। लेकिन अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने आदमियों को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। कई बार आक्रमण किया था, लेकिन अंतिम 1526 में पानीपत के मैदान में उन्होंने किसको हराया, इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। कब किया, 1526। कहां, पानीपत के मैदान में। याद रखेंगे ये पानीपत की प्रथम युद्ध के नाम से जानी जाती है। परीक्षा में पूछता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526। किसके किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। क्लियर। ऐसे 3 युद्ध हुए थे। 3 युद्ध में कौन कौन युद्ध है वो आगे देखेंगे। फिलहाल बाबर का प्रथम युद्ध था, वो पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आपने कहानी अभी तक क्या समझा, कि दिल्ली सल्तनत कब से कब, तो 1206 से 1526, जिनमें 5 राजवंशों ने शासन किया। इसके बाद आपने समझा कि बाबर की कहानी, कैसे वो लोग हमारे भारत में इन कर गए। क्लियर। अब चलते हैं, जब भारत वो आए हैं तो भारत की थोड़ी सी यानी बाबर की थोड़ी जीवनी देखते हैं कि वह कैसे कैसे काम किया। याद रखेंगे बाबर की जीवनी, इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव भी रहता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 उज्बेकिस्तान के फरगना में हुआ था। ठीक है ना। कब जन्म हुआ उनका, तो 1483, 14 फरवरी 1483 को। जगह है उज्बेकिस्तान देश, जगह का नाम है फरगना, वहीं उनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो अभी हमने बताया था। उनके पिता उमर शेख मिर्जा जो थे वह फरगना घाटी के क्या थे, राजा थे। आगे हैं देखिएगा। ठीक है, फरगना घाटी के शासक थे। और इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, माने इनका पूरा नाम, बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ऑब्जेक्टिव में पूछता है बाबर का पूरा नाम। ठीक है। इनकी माता का नाम होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया है। इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। याद रखेंगे कुतलुग निगार खानम। आपने अभी जो पढ़ा था ये यही है, किसकी, चंगेज खां की बहन लगती थी, चचेरी मचेरी में जो भी है। तो कुतलुग निगार खानम जो थी ये बाबर की क्या थी, माँ थी। 1504 में देखिए, अभी वहां से वो भगाया गया। 1504 में वो काबुल पर आक्रमण किया, काबुल को हराया। फिर 1507 में कंधार को हराया, जो ईरान में पड़ता था। इसके बाद 1519 से 1526, 1519 से 1526 तक भारत में 5 बार उसने आक्रमण किया। कुल कितना बार आक्रमण किया, 5 बार। और जिसमें 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना कर दिया। तो 1504 में काबुल पर आक्रमण क्या है, बाबर। फिर 1507 में कंधार, उसको जीता। फिर 1519 से 1526 5 बार लड़ाई लड़ा था। ऐसा नहीं कि एक बार आया हरा कर चला गया, वो 5 बार। हाँ, याद रखेंगे बाबर एक पहला शासक था जिन्होंने अभी तक भारत में जब आया तो पहली बार तोप लाया था। यानी तोप की लड़ाई से किसने लड़ा, अभी तक हम जो लड़ रहे थे तो हम लोग किससे लड़ रहे थे, तलवार भाले से लड़ रहे थे।
लेकिन पहली बार बाबर तोप लेकर के आया था और भारत को हराया था। ठीक है, भारत में तोप उन्हीं ने लेकर आया था। चलते हैं, इसके बाद जब वो भारत को जीत लिया, यानी दिल्ली पर किसका शासन हुआ? बाबर का, मुगल वंश की स्थापना। फिर 1527 में खानवा का युद्ध किया, 26 के बाद 27, खानवा का युद्ध, जिसमें मेवाड़ के राजा राणा सांगा को हराया। कौन? बाबर। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें राजपूतों को हराया। अभी ये जो युद्ध था ये राजपूत का युद्ध था, लेकिन राजपूत का युद्ध में उतना राजपूत की शक्ति कमजोर नहीं पड़ी थी, लेकिन बाद में 1528 में चंदेरी का युद्ध राजपूतों को छिन्न भिन्न कर दिया, बिल्कुल ऐसा। इसके बाद 1529 में अफगान राजा महमूद लोदी को फिर से हराया। ठीक है, यानी लगातार वो युद्ध करते चला गया। कौन? बाबर। और अंततः यानी उसके बाद देखें, एक जगह है घगर, जीतकर अपने राज्य को सुरक्षित कर लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो गई। यानी बाबर भारत में आकर के भारत में अपनी सत्ता को बहुत मजबूती दिया और कई युद्ध लड़े गए। अंततः 1530 26 दिसंबर को उसकी क्या हो गई? मृत्यु। याद रखेंगे, उनके 3 पुत्र थे, हुमायूं, जिसमें कमरान मिर्जा और बेटी गुलबदन बेगम। बेटी को तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये दोनों भाई कौन? ये हुमायूं और कमरान मिर्जा, ये दोनों अब शासन के लिए लड़ने लगे। यानी कमरान मिर्जा, स्वाभाविक सी बात है कि अपने पिता के 2 बेटे हैं तो दोनों को हिस्सा बराबर होना चाहिए, नहीं, दोनों शासन के लिए आगे बढ़ने लगे। हम भी करेंगे शासन तो हम भी करेंगे। लेकिन हुमायूं ज्यादा ताकतवर था, कमरान मिर्जा भी क्या कहना था कि हम भी उतने ताकतवर हैं तो हमको क्यों नहीं राजा बनाया जा रहा है, नहीं। तो इसने कमरान मिर्जा ने हुमायूं का क्या करने लगा? षड्यंत्र करने लगा, इससे विद्रोह करने लगा। ठीक है, लेकिन ऐसे कमरान मिर्जा भी शासन किया था आगरा की तरफ, छोटा सा राज्य में वो भी शासन कर रहा था, लेकिन हुमायूं बहुत भारत पर शासन किया। यानी दिल्ली पर का शासन कौन बना? हुमायूं, दिल्ली का शासक। और कमरान मिर्जा कहां शासन कर रहा था? केवल आगरा में। ठीक है, चलिए, तो अभी तक आपने क्या देखा कि बाबर के आने तक की कहानी, भारत में बाबर आया और उसने अपनी कैसी सत्ता हासिल की। क्लियर है? देखिए, उनकी अपनी एक जीवन के बारे में खुद एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है बाबरनामा। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा गया, और इसकी मकबरा काबुल में है। यानी बाबर की मृत्यु जब हुई तो उनको कहां पहुंचा दिया गया? काबुल, क्योंकि उनका घर काबुल ही था। ऐसे था तो फरगाना में, लेकिन वह रहते कहां थे? काबुल उनका अंतिम जगह रहा, और वहीं पर से इनको मतलब दफनाया गया। काबुल में ही इनका मकबरा है। ऐसे उनका मकबरा दिल्ली में भी है, लेकिन उनकी मूल मकबरा कहाँ है? ठीक है, चलिए, तो हमने पढ़ा अभी तक बाबर की कहानी। बाबर के बेटे अब हुमायूं दिल्ली का शासक बना, और कमरान मिर्जा जो था वो छोटा सा जगह आगरा का शासक बना। अब कहानी क्या होती सुनिएगा। बाबर जैसा ताकतवर हुमायूं नहीं था। जितना बाबर ताकतवर और जितना मतलब वो क्या कहते हैं उसको बुद्धिजीवी था, उतना हुमायूं नहीं था। लेकिन इसने भी शासन, क्योंकि पिता के बाद ये राजा बना, तो 6 मार्च 1508 में काबुल यानी अफगानिस्तान में इनका जन्म हुआ था। किनका? हुमायूं का। हुमायूं का जन्म कब हुआ? तो 6 मार्च 1508, जगह है काबुल, अफगानिस्तान में। यह 1530 से 1539 तक शासन किया, यानी पिता की मृत्यु के बाद 1530 में इसका मृत्यु हुआ। किसका? बाबर का। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई, उसके बाद यह राजा बना, और 1539 तक यानी 9 वर्षों तक शासन किया। 9 वर्षों शासन किया। उसी के बीच एक घटना घटती है कि अफगान शासक शेरशाह सूरी, ऐसे उनका जन्म हुआ था कहाँ? अपने बिहार के सासाराम में। वहां मकबरा भी है सासाराम में, शेरशाह सूरी मकबरा। ठीक है ना, सासाराम में जाएंगे तो ठीक है ना। लेकिन ये कहाँ के रहने वाले थे? अफगान के थे। अफगान शासक शेरशाह सूरी के बीच चौसा के मैदान में युद्ध हो गया। किसके बीच में? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1539 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें बुरी तरह हार गया हुमायूं। एकदम समझिए उसको, एकदम जान के लाले पर गए बेचारे। जान बचाने के लिए वहां से भाग आए एकदम। अब भाग गंगा पार करके, तो मंजुला उसको जब ये थोड़ा सा सोए ना कि एक चमेटा मारना कस के, उसको अकल ठिकाना आ जाएगा लड़की को, पागल लड़की। वो गंगा पार करने के जान बचाने के लिए वो भाग गया वहां से। देखिए, जब भागा कब? 1539 की घटना है। लेकिन 1 साल बाद फिर से ये चौसा का मैदान कहाँ है? याद रखेंगे, अपने बिहार में ही है। बिहार के बक्सर, बिहार के बक्सर में एक मैदान है जिनका नाम था चौसा का मैदान, माने जगह है चौसा,
उसी में इसका युद्ध हुआ था। किसका? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। उसमें भाग गया बेचारा जान बचा करके। फिर 1 साल बाद फिर वहां से आया, कहां से? काबुल। भाग गया काबुल। ऐसे पहले भागा कहां? आगरा। आगरा गया किसके यहाँ? कमरान मिर्जा के यहाँ, अपने भाई के यहाँ। लेकिन वहां भी वह रह नहीं सका, वहां से भाग गया कहां? काबुल। और फिर 1 साल बाद अपनी शक्ति को संगठित करके 1540 में फिर आया और फिर शेरशाह सूरी से वो लड़ाई कर दिया। ठीक है। और इस बार उत्तर प्रदेश की एक जगह है कन्नौज। कन्नौज में 1540 में हुमायूं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की हार हो गई फिर से डबल में। पहले तो हारा कहां? चौसा के मैदान में। फिर कहां हारा? कन्नौज के मैदान में। शेरशाह सूरी उसको फिर हरा दिया। फिर बेचारा भाग गया, देखा कि बाप रे भाई बहुत ताकतवर है रे, एकरा से जितना बड़ा मुश्किल है। वो जान बचाया कौन? हुमायूं। और भाग गया अपने देश। और अपने देश काबुल भी इस बार नहीं गया, इस बार चल गया ईरान। ठीक है। और ईरान में एक शासक थे जिनका नाम है, याद रखेंगे, ईरान के शासक है, दिल्ली के बता देते हैं आपको, इसमें होगा सफावी शासक। कौन है? सफावी शासक। उसके यहां जाकर के वो शरण लिया, माने अपने देश काबुल ही भर नहीं गया, वो कहां चला गया? ईरान। ईरान में सफावी शासक थे, उसके दरबार में जाकर के वो शरण लिया कि भाई यहां रहने दीजिए। कुछ दिन रहने के बाद, जब कुछ दिन वहां रहा, तो राजा यानी ईरान के शासक सफावियों से उसका संगठन हुआ, सौदा हुआ, और समझिए उसके सहयोग से फिर लगभग 10 वर्ष यानी 9 वर्ष बाद, समझिए 40 में गया है, 15 वर्ष बाद, अब 15 वर्ष बाद, 40 से 15 वर्ष बाद यानी 55, कब? 1555 ईस्वी में पुनः हुआ भारत पर आक्रमण कर दिया। कौन? हुमायूं। अभी भाग गया था कहां? ईरान। ईरान में गया, सफावी शासक के साथ समझौता करके उसके सहयोग से 22 जून 1555 को पुनः शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच सरहिंद के मैदान में युद्ध हुआ। ठीक है। और इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई, शेरशाह की हार हुई, क्योंकि इस बार उसको सहयोग कौन कर रहा था? ईरान के शासक सफावी जो थे वो इसका सहयोग कर रहे थे। ठीक है। इसलिए शेरशाह सूरी को उसने हरा करके फिर से भारत पर मुगल वंश की स्थापना कर दिया 55 में, 1555। लेकिन दुर्भाग्यवश 1 वर्ष बाद 1556 में दिल्ली में उसकी मृत्यु हो गई। तो आपने क्या समझा? वो कब से कब तक शासन किया? 1530 से 1539, 1555 से 1556, यानी लगभग 5, 9, 1, 10 वर्ष मात्र वो शासन किया। 20 का उसका 15 वर्ष तो कौन खा गया? शेरशाह सूरी शासन कर लिया। नहीं, और बीच में वो क्या कहते हैं उसको, शेरशाह सूरी जो है शाह सूरी साम्राज्य की स्थापना किया था। चलिए, और उनकी मकबरा दिल्ली में ही है। उनकी बहन कौन था? उनका नाम, हम ये क्या नाम है, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने ये पूरी कहानी कहाँ लिखी है? हुमायूं नामा में। ठीक है। चलिए याद रखेंगे, ये सब पूछता है हुमायूं नामा की रचना किसने किया? गुलबदन। ठीक है। जैसे अकबरनामा की रचना किसने किया? अबुल फजल। जैसे बाबरनामा की रचना किसने किया? तो बाबर खुद किए थे। ठीक है। और इनकी पत्नी याद रखेंगे, पत्नी का नाम था हमीदा बानू बेगम। ऐसे हुमायूं की कई पत्नियां थी, लेकिन उनमें हमीदा बानू बेगम सबसे प्रिय पत्नी थी। पत्नियां बहुत थी, लेकिन उनमें ये पत्नियां सबसे प्रसिद्ध थी। और इन्हीं का बेटा था अकबर। हमीदा बानू बेगम का ही बेटा कौन था? अकबर था। क्लियर? तो हुमायूं की जीवनी आपको समझ में आ गया। तो हुमायूं कब जन्म लिए? 6 मार्च 1508 को। कहां? काबुल में। इसके पिता की मृत्यु हुई 1530, यानी बाबर की मृत्यु 1530। उसके बाद वह गद्दी पर बैठा, 39 तक अच्छी तरह से शासन किया। शासन के बाद वहां पर चौसा का मैदान में शेरशाह सूरी के साथ इसका युद्ध हुआ, जिसमें वह हार गया और भाग गया वापस। फिर आया 1540 में, फिर वो हार गया, फिर चला गया ईरान, और वहां 15 वर्षों के बाद फिर वापस आया, और 1555 में फिर से सरहिंद के मैदान में शेरशाह सूरी को हराकर फिर से मुगल वंश की स्थापना कर दी। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हमने बताया हुमायूं की जिंदगी के बारे में कि हुमायूं का जीवन किस तरह से रहा। अब चलते हम लोग अकबर की कहानी थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, अकबर को महान शासक कहा जाता है। ऐसे आपने पढ़ा होगा, एक महान थे, एक तो अकबर महान है और एक अशोक महान भी थे। नाम दोनों सेम है, अकबर महान, अशोक महान। अशोक कब के महान थे? तो जब यहाँ हमारे यानी कि अवध, यानी इसको हम लोग बिहार में जब किसका शासन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। पहले शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य।
उनके पोते थे अशोक, और अशोक के शासन काल में बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ, बहुत मतलब राज्य की उन्नति हुई, इसलिए उनको महान शासक की संज्ञा दी गई थी। ठीक सेम है अकबर, इनको भी अकबर महान के नाम से जाना जाता है। देखिए महान ऐसे कह देने से नहीं होता है, कुछ महानता की बातें होनी चाहिए। जैसे आपने अशोक के बारे में सुना, अशोक बहुत ही आक्रामक थे शुरू में, दुनिया को लूटते लूटते जब वो कहाँ गए थे, कलिंग उड़ीसा में जो पड़ता है, जब वहां गए कलिंग को लूट रहे थे, अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद जितनी अपनी धन संपत्ति थी सबको बौद्ध धर्म के प्रचार में उन्होंने लुटा दिया। तो उन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने सारा धन को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया, और उन्होंने एक धर्म चलाया जिसका नाम रखा धम्म, और उसके बाद सारे लोगों को प्रेम भाव सौहार्द दिया। कौन? राजा अशोक। ठीक सेम कहानी थी अकबर की। अकबर एक ऐसा शासक था जिन्होंने 1206 में जो लगाया था, 1206 के बाद जो लगाया था दिल्ली सल्तनत में जजिया कर, उस जजिया कर को किसने समाप्त कर दिया? अशोक। यानी हिंदू और अन्य प्रकार के जो जाति थे उन पर जो जजिया कर लगता था, जिसको तीर्थ कर कह सकते हैं, उसको समाप्त किया किसने? अकबर ने समाप्त कर दिया। अकबर ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और इसके शासनकाल में, यानी अकबर के शासनकाल में जो मुगल शासन था वो काफी दूर तक फैला। कहां तक फैला? देखिए अकबर के शासनकाल में इनकी सीमा का विस्तार तुरान, उज्बेगो, ईरान तक फैल गया था। यानी वह बहुत दूर तक फैला दिया था। कहां भी था? फरगना से जो आया था उज्बेगो, उसको भगा दिया था, वहां तक उसका शासन फैल गया था। इसके अलावे हिंदकुश पर्वत तक उसका विस्तार हो गया था। हिंदकुश पर्वत यानी जिसको हम लोग अखंड भारत कहते हैं ना, पूरा अखंड भारत में अकबर का शासन था, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, मलाया, सिंगापुर, श्रीलंका, ये सब इसी के अंदर आ रहा था अकबर के साथ। इसलिए इनको अकबर महान कहते हैं। माने काफी उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और राज्य में लोगों को भी बड़ा प्रेम भाव दिया। उनके शासन काल में लोगों की ना माने समृद्धि का मतलब आर्थिक दृष्टि से सब लोग संपन्न थे, किसी को कोई भूखमरी गरीबी नहीं था। माने इसलिए उनको अकबर महान के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इन्होंने और सारे काम किया, जैसे हमने पहला बताया कि उन्होंने जजिया कर समाप्त कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था, सो देखिए, एक मतलब नियम बनाया जिनका नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही का मतलब था गरीब से गरीब आदमी भी किसी को सता नहीं सकता, ऐसा नियम कानून व्यवस्था उन्होंने लागू किया। और कोई भूखों नहीं मरेगा, ऐसा भी व्यवस्था था उनके शासनकाल में, इसीलिए उनको महान कहा जाता है। चलते हैं इनका जन्म देखते हैं। इनका पूरा नाम था, ऐसे तो इनको पूरा नाम कहा जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, लेकिन इनका पूरा नाम है अबू अल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अबू अल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट, जो सिंध प्रांत के पाकिस्तान, अभी वर्तमान में कहां पड़ता है? पाकिस्तान में, यहां हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? अमरकोट में। याद रखिएगा अकबर का जन्म कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट, जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहां हुआ था। ठीक है, 14 वर्ष की आयु में ही यह राजा बन गया था। यानी कहने का अर्थ है कि हुमायूं की मृत्यु कब हो गई? अचानक 1556 में हो गई। 1556, देखिए यहां से जोड़िए, 42 से 56 कितने साल होते हैं? 14 वर्ष होते हैं। नहीं, 42 में इसका जन्म हुआ, 1442 में, और 1456 में उसकी मृत्यु हो जाती है उसके पिता की। सॉरी, 1542 में जन्म होता है, अब 1556 में उनका क्या हो जाता है? मृत्यु पिता की हो जाती है। तो 14 वर्ष की उम्र में ही क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं। अब देखिए 14 वर्ष की उम्र बहुत कम होता है, लेकिन इनकी माँ जो थी ना, इसके संरक्षक थी। इनकी माँ क्या थी? इनकी संरक्षक। और राज्य का देखरेख करने के लिए इनका एक सेनापति था जिनका नाम था बैरम खां। वो इनका मुख्य सेनापति था उस समय, जो राज्य का देखरेख कर रहा था। और उसी समय एक और युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध। याद रखेंगे, पहला युद्ध हमने देखा था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। कब?
1556 में 5 नवंबर को किसके बीच? हेमू और राजा अशोक के सॉरी अकबर की तरफ से कौन गया था? ये गया था बैरम खां, जो उनका मंत्री था, क्योंकि वो तो बहुत कम उम्र के थे। किसकी मृत्यु हो गई थी? उसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई। ये 14 साल के थे, तो युद्ध करने योग्य तो थे नहीं। तो उनके तरफ से कौन गया था? बैरम। अकबर की तरफ से कौन गया था? बैरम खां, जो उनका सेनापति था। और उधर से कौन थे? हेमू। कहां लड़े? पानीपत के मैदान में। ये दूसरा युद्ध कहलाता है 1556, ठीक है। और जिसमें किसकी हार हो गई? हेमू की हार हो गई। माने बैरम खां का एक तीर जो ना हेमू की आंख में, ऐसे वो जीत जाता, एकदम जीत की कगार पर था बिल्कुल एकदम, लेकिन अचानक क्या होता है, दुर्भाग्यवश बैरम खां का एक तीर जो है ना हेमू के आंख में लग जाता है। बस जैसे ही वो लगता है, आंख में लगने के बाद वो मतलब घबरा जाता है, भाग जाता है मैदान छोड़ करके। उसके सेना भी देखेंगे युद्ध में, जब राजा भाग जाता है तो कोई सेना नहीं टिकता, सब भाग जाता है उसके पीछे, बस उसकी वहां पर जीत हो जाती है, ठीक है। चलिए आ जाए हम किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि अकबर का पूरी कहानी। देखिए उनकी मृत्यु होती है 25 अक्टूबर 1605 आगरा में, और इनका मकबरा भी आगरा में है। इनके बारे में जो अबुल फजल ने किताब लिखा जिनका नाम अकबरनामा है, जो आपने पीछे भी पढ़ा था और आगे भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये किस भाषा में लिखे गए? फारसी भाषा में। आपसे पूछेगा बाबरनामा किस भाषा में? तुर्की में। बाबरनामा है तुर्की में और अकबरनामा किस में है? फारसी में। चलते हैं, अब थोड़ी सी कहानी है जहांगीर की, देखते हैं। देखिए जहांगीर के शासनकाल में कोई ज्यादा खासा सुधार नहीं हुआ था, क्योंकि अकबर जो थे, अकबर महान थे, इन्होंने बहुत बड़ा विशाल रख दिया था और इनके कई पुत्र भी थे, लेकिन उसमें जहांगीर जो थे वो प्रसिद्ध रहे और उन्होंने शासन संभाली। माने उनके पिता की मृत्यु के बाद 1605 में जब उसकी मृत्यु हुई तो 1605 में वह राजा बना। कौन? जहांगीर। इन जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सिकरी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ जहांगीर का? तो 31 अगस्त 1569 फतेहपुर सिकरी में हुआ था। इनके शासन काल में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ। विशेष बदलाव का मतलब, कहने का अर्थ है कि जो राज्य की सीमा थी, राजा अकबर ने जो राज्य का सीमा बना रखा था, वो सीमा समाप्त नहीं हुआ, वैसे कि वैसे रहा, न कोई कमा और न कोई ज्यादा कोई जीत करके नया राज्य को उसमें जोड़े, मतलब जैसा था वैसे रह गया। और अपने बारे में उन्होंने एक खुद किताब लिखी है जिनका नाम है, याद रखेंगे, जहांगीरनामा, ठीक है। तो मुगल वंश में 2 शासक थे ऐसे, फिर शाहजहां अपने एक किताब लिखा गया है, फिर औरंगजेब ने अपनी किताब लिखी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 2 ही शासक थे। कौन? एक बाबर और एक जहांगीर, जिन्होंने अपनी हाथों से अपने बारे में किताब लिखा है, ठीक है, जिनका नाम है, याद रखेंगे, जहांगीरनामा। इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी, 28 अक्टूबर 1627 में हो गया। शासन काल में उत्तराधिकारी के लिए लेकर युद्ध हो रहा था। माने इनको 4 बेटे थे। किनको? जहांगीर को। कौन कौन थे? तो याद रखेंगे, खुसरो मिर्जा, परवीज मिर्जा और शहरयार मिर्जा और शाहजहां। ये 4 बेटे थे उनको, ठीक है। सबसे छोटा बेटा शाहजहां ही था और बड़ा बेटा कौन था? खुसरो मिर्जा। चारों बेटों आपस में उत्तराधिकारी के लिए लड़ रहे थे। जैसे आपने पीछे नहीं देखा, हुमायूं कितने भाई थे? 2 भाई थे, ठीक है ना, और दोनों आपस में लड़ रहे थे। उसी तरह से ये भी लड़ रहे थे चारों, लेकिन किसको शासन मिला? शाहजहां को मिला, ठीक है। और होता भी था, शाहजहां के भी कई बेटे होते हैं, वो भी आपस में लड़ता है, वो भी देखेंगे हम लोग आगे। तो यहाँ पर शाहजहां को शासन मिलता है, इस सबको हरा देता है और ये सब षड्यंत्र करता है, फिर भी हार जाता है। तो आपने देखा जहांगीर की जीवनी। तो आशा करते हैं इतना तक आपको समझ में आया होगा। ऐसी कहानी बहुत लंबी है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे देखेंगे। होगा तो पार्ट 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।